ये वीडियो सभी एपीएस संचालकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एनपीसीआई आखिरकार चाहता क्या है। एक एपीएस संचालक को, एक सीएसपी को आखिर किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से पैटर्न पर उसको काम करना चाहिए जिससे इसको फ्यूचर में एपीएस को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आप सभी को पता होगा कि आए दिन आधार कार्ड के माध्यम से एपीएस के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स की कंप्लेंट डेली आ रही है। कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं है कि किसी भी कंपनी को एपीएस के फ्रॉड के चलते कोई पेनल्टी बैंक को ना देनी पड़ रही हो, कोई चार्जबैक बैंक कंपनी के पास ना आ रहा हो। बहुत ज़्यादा सभी कंपनियां एक बड़े स्तर से परेशान है कि उनकी एपीएस आईडी के माध्यम से दनादन फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनपीसीआई अब क्या चाहता है कि एक एपीएस संचालक को क्या करना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में काम करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी आप इस बात को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, एक अच्छे सीएसपी हैं, अगर आप इस धंधे को कर रहे हैं और आपने इसको अपना एक रोजगार बनाया हुआ है और एक लंबे टाइम तक इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आप बने रहना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। जिस तरीके से आज की डेट में एपीएस पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालकर फ्रॉड किया जा रहा है, इस बात को नज़र में रखते हुए एनपीसीआई चाहता है कि अब आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अगर आप पर कोई भी कंपनी उंगली उठाती है या कोई भी कंपनी आपसे ये पूछ लेती है कि आपने ये जो इस तारीख में जो ट्रांजैक्शन किया था 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का या किसी भी अमाउंट का, उसका कंपनी को प्रूफ चाहिए, तो आप वो प्रूफ कैसे दिखा पाएंगे कि आप एक जेन्युइन एपीएस संचालक हैं और ये ट्रांजैक्शन आपने किसी ग्राहक का किया है और वो पैसा आप ग्राहक को दे भी चुके हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्राहक की कोई भी कंप्लेंट नहीं हो सकती है। कंपनी, ऐसा नहीं है कि ग्राहक ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट की होगी आपकी कंपनी में, एनपीसीआई पर, बैंक में, लेकिन अब इतनी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है कंपनी की तरफ से कि कंपनी हर एक एपीएस संचालक की एक एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए है। यानी कि अब मैटर ये नहीं है कि आपने कोई भी फ्रॉड किया होगा तब आपसे कंपनी पूछेगी कि आपने ये फ्रॉड कैसे किया है और साबित कीजिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो किस कस्टमर का किया है, आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि आप एक जेन्युइन एपीएस संचालक हैं, पिछले 7-8 साल से आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई है, आप एक ही कंपनी की आईडी चला रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन वो कंपनी भी आप पर नजर रखे हुए है और कभी भी आपके किसी भी ट्रांजैक्शन का आपसे हिसाब मांग सकती है। तो आप उस हिसाब को कैसे दे पाएंगे, आप कैसे साबित करेंगे कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। इसके लिए आपका जो सबसे पहला एनपीसीआई का जो नियम है, रूल है, वो है रजिस्टर मेंटेन करना। अगर आप अभी भी कोई भी आपके सीएसपी सेंटर पर रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भले ही ट्रांजैक्शन आपने सभी जेन्युइन किए हैं, लेकिन अगर एनपीसीआई ने, कंपनी ने, बैंक ने आपसे कुछ भी ये पूछा कि आपने इस तारीख में जो ट्रांजैक्शन किया है, आप हमें इसका रजिस्टर दिखाइए, कस्टमर के सिग्नेचर दिखाइए, आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है साबित करने के लिए। फिर कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक करेगी और आपके पास जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा आपका जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि आप अपने आप को ये साबित नहीं करेंगे कि आप एक जेन्युइन एपीएस संचालक हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सबसे पहले आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किए हैं और इस चीज़ को आप बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, तो अब हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। समय बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं। अब यहाँ पर किसी भी कंपनी की एक एपीएस आईडी को एक्टिवेट करवाना अब उतना आसान नहीं है जितना पहले था। बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तब जाकर आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। और आने वाले समय में धीरे धीरे कंपनियां अपने आप को इतना मजबूत कर रही हैं, किसी भी कंपनी की एक एपीएस आईडी को एक्टिवेट करवाने के लिए मैक्सिमम 8 दिन लगा करेंगे। अभी मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, लेकिन ये टाइम अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी अब कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जब भी आप कोई भी आईडी आप लिया करेंगे तो कंपनी का एक बंदा आपके एड्रेस पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि कंपनी को ये श्योर हो जाए कि जो आईडी हम एक्टिवेट करने वाले हैं वो एक जेन्युइन एपीएस संचालक है, उस आईडी से कोई भी फ्यूचर में फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अभी जो आईडियाँ एक्टिवेट हो रही हैं, आपके पास कॉल आती है, वेरिफिकेशन कॉल आती है, कंपनी आप ई-केवाईसी कर देते हैं, फ़ोटो खींच कर आप लगा देते हैं, वीडियो बनाकर भी भेज देते हैं,
बट फिर भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए कंपनियां अब क्या करेंगी कि अब जो भी आईडी एक्टिवेट होगी उसके एड्रेस पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नियम नंबर 2 की तरफ कि पहला नियम तो आपका यह हो गया कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है हर एक एंट्री का, चाहे आप पैसे को सेंड कर रहे हैं, आप विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी आपका रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। और दूसरा जो पॉइंट है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो यह है कि आपको किसी भी कस्टमर की मल्टीपल फिंगर स्कैन नहीं करनी है। यानी कि एक सेम आधार कार्ड के माध्यम से आप सेम टाइम में बैंक को बदल कर आप ट्राई कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन आपके सभी फेल होते चले जा रहे हैं, चाहे वो फिंगर मिसमैच में या फिर आपके इनसफिशिएंट फंड में या किसी और वजह से अगर ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से फेल हो रहे हैं और बार बार आप फिंगर को लगा कर बैंक को चेंज करके आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप किसी भी ग्राहक के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट आपकी आईडी बंद होगी और आपकी आईडी पर जितना भी बैलेंस होगा वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। और अगला हमारा जो तीसरा नियम है जो एनपीसीआई बोलता है, बैंक भी बताता है, कंपनियों का भी ये कहना है कि आप जब भी कोई भी आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन करने पर आपके पोर्टल पर आपको कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना होता है। वहाँ पर जल्दबाजी में जल्दी काम करने के लिए सभी एपीआई संचालक क्या करते हैं, एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर एंटर करके अपना ट्रांजैक्शन को कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको, कस्टमर का जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इससे आपका फ़ायदा है। और फ़ायदा कैसे है मैं आपको बता दूं। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीआई संचालक ही फ्रॉड हैं, यहाँ पर ग्राहक भी फ्रॉड हैं। मार्केट के अंदर ग्राहक भी आपको ऐसे फ्रॉड मिल जाएंगे जो टेक्निकली थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है इस बात की कि आपके यहाँ पर 10,000 का किसी ने विड्रॉल किया, ओके 10,000 का विड्रॉल करने के बाद वो आपके खिलाफ कंप्लेंट लगा रहा है कि उसने आपके यहाँ पर आकर 10,000 का विड्रॉल किया था और सीएसपी ने उसको पैसा नहीं दिया, उसको पैसा नहीं मिल पाया है और वो आप पर क्लेम कर रहा है। एनपीसीआई में रिपोर्ट कर दिया, कंपनी में, बैंक में, सब जगह उसने कंप्लेंट कर दी। अब कंपनी आप पर उंगली उठाने से पहले कस्टमर से बात करना चाहेगी, लेकिन बात कैसे करेगी, कस्टमर की डिटेल कहाँ से मिलेगी, कंपनी के पोर्टल पर मिलेगी जहाँ से आपने उसका नंबर डाला था। अब जब कंपनी को पता चलता है कि ये एक रॉन्ग नंबर है जो सर्विस में नहीं है, एक डमी नंबर आपने बनाकर डाला था, तो कंपनी अब कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। अब इस केस में कंपनी के पास एनपीसीआई की तरफ से एक प्रेशर है कि भाई इसका जवाब दीजिए कि आपके एपीआई संचालक ने 10,000 रुपये का फ्रॉड किया है, अकाउंट से पैसा निकालकर पैसा कस्टमर को नहीं दिया है, आप हमें पैसा दीजिए। तो जब इस केस में कंपनी कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, कस्टमर से बातचीत नहीं कर पा रही है, तो फिर आपको कसूरवार ठहराएगी और वो पैसा आपसे वसूला जाएगा और वो कंपनी आपके पोर्टल से पैसा उठाकर एनपीसीआई को वापस करेगी और एनपीसीआई क्या करेगा, कस्टमर के अकाउंट में वापस डाल देगा। यानी कि इस तरीके से उसको 10,000 आपने कैश भी दिया और 10,000 उसको एनपीसीआई से बैंक से वापस भी मिल गया। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको राइट कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। हर बंदे के पास आज की डेट में कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उससे आप कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पूछने से लेकर एंटर करने तक सिर्फ मैक्सिमम 30 सेकंड का काम होता है। यहाँ पर आपके 30 सेकंड एक ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट ये जो एक्टिविटी है वो आपको एक बड़ी समस्या से बचा सकती है। तो ये 3 नियम मैंने आपको अभी बताए हैं, इन तीनों नियम को फॉलो करके आपको आगे काम करना है। अदरवाइज आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आज ही आप अपनी इस काम को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।